मिजोरम में विधानसभा चुनाव के एकमात्र चरण और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान कल। राजस्थान में नामांकन भरने की प्रक्रिया समाप्त। विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में प्रचार तेज। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली में अगले सप्ताह से वाहनों के लिए ऑड इवन योजना लागू होगी। गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 199 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर, सर्विसेज 109 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने जीत के लिए बांग्लादेश को 280 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8,57,000 से ज्यादा मतदाता 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोट डालेंगे। राज्य भर में 1,276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 29 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं और 1 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किया गया है। आइजोल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मधुप व्यास ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सुचारू मतदान के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में आकर मतदान करें। 16 महिलाओं सहित कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस और जोरम पीपल्स मूवमेंट सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा 23 क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के 4 और 27 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होना है। इनमें से अधिकांश माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और बस्तर फाइटर्स की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बस्तर संभाग के करीब 600 संवेदनशील मतदान केंद्रों में 3 स्तर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं 156 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टरों के माध्यम से पहुंचाया गया है। बस्तर संभाग में हर जिले में कम से कम 5 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां महिला कमांडो को तैनात किया गया है। माओवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच आज बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में हुए विस्फोट में आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया। ये घटना उस समय हुई जब बम निरोधक दस्ते की एक टीम सोनपुर इलाके में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोटक को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रही थी। घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम शीर्ष पर हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा सहित राज्य में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं को सूची में जगह दी गई है। इस बीच राज्य में नामांकन भरने का काम आज 3 बजे समाप्त हो गया। कुल 3,190 से ज्यादा नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी और 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के बागियों ने बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों का फोकस अब अपने बागी उम्मीदवारों को साधने का है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जोधपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह कल नावा, मकराना और परबतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। राज्य में 2,533 उम्मीदवार हैं। इनमें से 2,280 पुरुष, 252 महिलाएं और 1 उम्मीदवार थर्ड जेंडर का है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में सभी दलों के स्टार प्रचारकों की सभाओं ने आज राजनीतिक माहौल गरमा दिया। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजीव चंद्रशेखर ने अपनी सभाओं में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने बढ़ती महंगाई, महिला सुरक्षा और शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा की प्रमुख मायावती ने भी अपनी पार्टियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रचार करते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों को हराने की अपील की। उधर शिवसेना की मध्य प्रदेश इकाई ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में तेजी आ गई है और कई नेता प्रचार में शामिल हो रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी और कई वरिष्ठ नेताओं ने हैदराबाद में पार्टी के प्रचार वाहनों को रवाना किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी राज्य भर में कई बैठकों को संबोधित करेंगे। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव प्रचार का पहला दौर पूरा करने जा रहे हैं। इस बीच कई प्रमुख नेताओं ने आज विभिन्न क्षेत्रों से नामांकन पत्र दाखिल किया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज हंगामे के साथ शुरू हुई। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से सीपीआई माले के सदस्यों ने इजरायल हमास के युद्ध में मारे गए फलस्तीनी नागरिकों को सदन में श्रद्धांजलि देने की मांग की, जिसका विपक्षी भाजपा सदस्यों ने विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर सदन में दोनों ओर से काफी देर तक नारेबाजी होती रही। शोरगुल के बीच अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा और विधान परिषद के पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा का शीत सत्र 10 नवंबर तक चलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप का चौथा चरण तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक एक सप्ताह के लिए ऑड इवन वाहन व्यवस्था लागू रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस संबंध में जानकारी दी। दिल्ली के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन गतिविधि को छूट नहीं है। 5वीं क्लास तक के स्कूल 10 तारीख तक बंद किए गए थे। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का ऑड इवन फार्मूला दिल्ली में लागू किया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहर के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल आयोजन के महत्व पर जोर देना है। ये अभियान 12 नवंबर तक चलेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जल दिवाली मनाने के लिए जल के लिए महिला, महिला के लिए जल अभियान की कल शुरूआत करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि 3 दिन के इस अभियान के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह 550 से अधिक जल शोधन संयंत्र जाएंगी। इसका उद्देश्य जल प्रबंधन में महिलाओं को शामिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समूचे देश में वोकल फॉर लोकल अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बारे में एक वीडियो साझा किया। श्री मोदी ने लोगों से नमो ऐप पर स्वदेशी उत्पादों के साथ सेल्फी साझा करने और यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने का भी आह्वान किया। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने सभी राज्यों से कहा है कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली घरों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करना होगा। श्री सिंह ने ये बात नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। श्री आरके सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिजली 22 घंटे 30 मिनट तक और शहरी क्षेत्रों में 23 घंटे 30 मिनट तक उपलब्ध रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत ब्रांड आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को रवाना किया। श्री गोयल ने कहा कि आटा देश भर में 2000 से अधिक दुकानों पर ₹27.5 प्रति किलो पर उपलब्ध रहेगा। 27 रुपीज 50 पैसे में हम भारत आटा को देश भर में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। आज लगभग 800 के करीब वैन देश भर में चल रही है, जिसमें आटा उपलब्ध कराया जाएगा। कई सारे आउटलेट, केंद्रीय भंडार जैसे मिला के लगभग 2000 स्थानों पर ये भारत दाल और भारत आटा देश भर में इसका विस्तार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है और इसकी विश्व स्तर पर सराहना की गई है। आज नई दिल्ली में एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि भारत इस क्रांति में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तंत्र विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत जनता को सरकारी भुगतान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। India's own growth story has gained significant momentum through digital public infrastructure. DPIs also play a crucial part in G2P payments, ensuring targeted, transparent payments, and promoting the inclusion of vulnerable groups such as women, students, and the elderly. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खोले गए और UPI के माध्यम से 10 अरब से अधिक की मासिक लेन देन हुआ। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अब विभूति मिश्र। सेंसेक्स 595 अंक बढ़कर 64,959 पर और निफ्टी 181 अंक बढ़कर 19,412 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 रुपये और 22 पैसे पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85.76 प्रति बैरल पर चल रही थी। आकाशवाणी समाचार के लिए विभूति मिश्र। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में आज गोवा के शुभम देबनाथ ने ट्रेडिशनल योगासन में स्वर्ण पदक जीता। ये राज्य का 12वां स्वर्ण पदक है। निशानेबाजी में पुरुषों की राइफल 3 पोजीशन और 25 मीटर फायर पिस्टल की स्पर्धाएं आज संपन्न हो गईं। पदक तालिका में महाराष्ट्र का दबदबा जारी है। उसने अब तक 69 स्वर्ण सहित कुल 199 पदक जीते हैं और वो तालिका में शीर्ष पर है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 54 स्वर्ण सहित कुल 109 पदक के साथ दूसरे नंबर पर है। हरियाणा के 40 स्वर्ण सहित 140 पदक हैं और वो तालिका में तीसरे स्थान पर है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 280 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 30 ओवर में 2 विकेट पर 202 रन बना लिए थे। इससे पहले श्रीलंका की पूरी टीम 49 ओवर और 3 गेंद में ही 279 पर आउट हो गई। टूर्नामेंट में कल अफगानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वैश्विक सिनेमा को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि फिल्म महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। सिनेमाई उत्कृष्टता का प्रतीक ये महोत्सव देश और दुनिया भर से बेहतरीन प्रतिभाओं को एक मंच पर साथ लाता है। श्री ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के विजेता का चयन करेगी। विजेता फिल्म के निर्देशक और निर्माता को पुरस्कार स्वरूप गोल्डन पीकॉक, 40 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के एकमात्र चरण और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान कल। राजस्थान में नामांकन भरने की प्रक्रिया समाप्त। विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में प्रचार तेज। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली में अगले सप्ताह से वाहनों के लिए ऑड इवन योजना लागू होगी। गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 199 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर, सर्विसेज 109 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने जीत के लिए बांग्लादेश को 280 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।